हमने लास्ट क्लासेस के अंदर अपने जो लास्ट 2 चैप्टर्स थे उसको मुकम्मल कर लिया था। वी वर डन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड वी वर आल्सो डन विद ग्रेविटेशन। ठीक है, हमने ग्रेविटेशन के पास पर क्वेश्चंस वगैरह भी अटेम्प्ट कर लिए थे, उसकी डिटेल्स हमने देख ली थी कि क्वेश्चंस किस किस तरीके के आते हैं। आज इंशाल्लाह हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज ऑसिलेशन। we'll be starting with the chapter of oscillation। देखिए भाई ऑसिलेशन का क्या सिलसिला है और इसको किस तरह से हम डील कर रहे होंगे, ये चीज़ हम जरा यहाँ पे देखते हैं और किस किस्म के ऑसिलेशन को देखा जा रहा होगा। देखिए, when you start off with the chapter of oscillation, the very first thing that comes up in your mind is the study of vibratory motion। जिस चीज की आप स्टडी कर रहे होंगे that will be the vibratory motion, the particles oscillating about the mean position। ठीक है, this is one type। इसके अलावा you might have a spring mass system oscillating up and down। सही है, that could be an oscillation। सही है, we can have a pendulum passing through its mean position। सही है, an oscillatory motion of a pendulum, this is a third type of oscillatory motion। ये वो टाइप ऑफ मोशंस है जिनको हम जनरली ऑसिलेशंस के तौर पे अब तक इमेजिन करते हुए आए हैं और ऑसिलेशंस के चैप्टर के अंदर भी हम समझ लो कि इन्हीं केसेस के ऊपर वर्किंग करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जितना कुछ पढ़ा था all of that was simply related to qualitative analysis ना। qualitative analysis से मुराद ये है, हम ये नहीं देखा करते थे कि भाई इसकी मैग्नीट्यूड कितना है ऑसिलेशन का, या किस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है, या क्या एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है, ये तमाम चीजें हमारे पास यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। अब हमारे पास A2 के अंदर इन चीजों के भी इंक्लूजन हो जाएगी। यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करने के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो किसी पॉइंट से कितनी स्पीड से मूव करता हुआ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, किस वक्त है, मतलब हम पूरी काइनेमैटिक्स जो है और डायनामिक्स भी इस ऑसिलेशन के चैप्टर में इंक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास जो गोल है इस पूरे चैप्टर का वो असल में स्टडी करना है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम, फोर्स एंड एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। सही, हमारा पर्पस ये है, हम इस पूरे चैप्टर में जो कुछ काम करेंगे वो इन चीजों को मालूम करने के लिए करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो इस ऑसिलेशन के चैप्टर में आती है और ये समझ लीजिए कि ये आखिर तक आपके साथ चलेगी, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। It's called the simple harmonic motion। Now, what is a simple harmonic motion? How do you define a simple harmonic motion? So you define simple harmonic motion in 3 steps, that it is a periodic motion, periodic motion basically means a motion that repeats on itself। सही, periodic का मतलब ये repetitive motion। सही, it will repeat on its own self। जैसे पेंडुलम की ऑसिलेशन है वो एक पीरियोडिक मोशन है, वो बार बार रिपीट होती रहती है। सही है, पेंडुलम एक एक्सट्रीम से अगले एक्सट्रीम जाएगा, वापस पे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर दोबारा अगले एक्सट्रीम पे जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये रिपीटेटिव है, इट्स अ पीरियोडिक मोशन। तो a simple harmonic motion is a periodic motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement। A periodic motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement। इसमें emphasis यहाँ है negative of displacement की। अब इस बात का मतलब क्या है? सही है, ये जो जुमला मैंने कहा है इस बात का मतलब क्या है?
इस बात को समझाने के लिए एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिखा जा सकता है. It is a motion in which a restoring force acts towards the mean position all the time during oscillation. ऑसिलेशन के दौरान हर वक्त आपके पास एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन जो है आपके पास एक्ट कर रही है. See, this is basically your simple harmonic motion, a periodic motion in which acceleration is directly proportional to the negative of displacement, and we have a restoring force acting towards it. अब इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ. ये तो जुमले में बात नजर आई, लेकिन लाजमी बात है इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ और होगी हमारे पास. हम डायग्रामेटिकली देखें. देखो अगर हम इस बात को डायग्रामेटिकली देखें तो एक्सेलरेशन मैथमेटिकली ही बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो इट बिकम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये मैं समझा देता हूं. This is acceleration. This is displacement. And this is something called the angular frequency. इस चीज को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी. मैं यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज करूंगा, उसमें मैं डिटेल दूंगा क्यों. एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो और एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो. अब तक मैंने जितनी बात की वो बिल्कुल एक तरह से हवा में बात की. हमने अब तक डायग्रामेटिकली इस बात को समझा नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑसिलेशन भी हो रही हो और उस ऑसिलेशन के दौरान एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव हो. कि अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे, अगर ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है तो एक्सेलरेशन आगे. सही. ये बात कैसे मुमकिन है, इस बात के ऊपर हम जरा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं. देखिए अगर मैं यहाँ पे इस चीज को लेके शुरू करूँ डिस्कशन, मैं सबसे पहले एक स्प्रिंग मास सिस्टम के एनालिसिस करूंगा. सही. एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम के, ताकि मैं समझा सकूं कि ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव साइन के साथ मतलब क्या. The very first thing that we have is a spring mass oscillation system. Okay. So let's do one thing. I'll draw a diagram over here, and से पहले मैं एक मीन पोजीशन चाहूंगा कि मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं. So, ये मेरे पास मीन पोजीशन है. ठीक है. इस मीन पोजीशन के लिहाज से हम देखेंगे मामला के किस तरह से हो रहा है. इमेजिन कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है. मैं इसको थोड़ा सा तमीज के अंदाज में ड्रॉ कर दूं. और ये हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम और लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मौजूद है. सही. इस वक्त आपका जो सिस्टम है वो एट रेस्ट है. यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन है. नीचे लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा. यहाँ पे इनिशियल पोजीशन में मौजूद है.
अच्छा, इस वक्त आप लोग वैसे तो बात जानते ही होंगे, अगर फोर्सेस की जबान में हम बात करें तो भाई इसका एक ये वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है, और अंदर स्प्रिंग में एक टेंशन फोर्स आ रही होगी। ठीक, इस पोजीशन के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जितना वेट उतनी ही टेंशन, वेट इक्वल्स टू टेंशन और सिस्टम एट रेस्ट। सिस्टम जो है हमारे पास वो रेस्ट पे। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस मास को नीचे की तरफ पुल करता हूं, सही, और इसे रिलीज करता हूं। कॉपी करते हैं, और लेट्स से इसको स्ट्रेच करने का मेरे पास अगर कोई रास्ता हो जाए तो अच्छा हो जाए। ये मैंने कर दिया है इसको पुल, स्प्रिंग खिंच गया हमारा। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब आपने स्प्रिंग को पुल किया है तब ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस वक्त वेट और टेंशन बराबर हो। इस वक्त लाजमी सी बात है आपके पास जो है वेट तो खैर उतना ही है, टेंशन जो है वो बढ़ चुकी होगी, सही, यू वुड हैव मोर टेंशन। हाँ, then it's being recorded, don't worry. See, so we have the tension force inside the spring. In this case, tension is more than the weight force. So can I say that the resultant force is upwards? मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में होगी, क्योंकि टेंशन ज्यादा है, वेट तो उतना ही था लेकिन टेंशन इस वक्त ज्यादा हो गई क्योंकि आपने उसे स्प्रिंग को खींच लिया। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। इस बात को डिस्कस करने के पहले मैं एक काम और कर देता हूं, लेट मी decide which direction am I going to treat positive and which direction am I going to treat negative. So let's say we make a convention. I pulled the spring down, मैंने weight increase नहीं किया, मैंने spring नीचे खींचा। So ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे spring pull downwards. Let's just pull down and released. तो नीचे खींचा और आपने उसको रिलीज कर दिया, ठीक है भाई। तो अब लाजमी सी बात है यहाँ पे आपके पास जो टेंशन फोर्स है वो ज्यादा है, वेट फोर्स जो है वो कम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम ये कर लेता हूँ, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर देता हूँ और मैं इस मीन पोजीशन से नीचे की जो डायरेक्शन उसे नेगेटिव ट्रीट करता हूँ। ये मेरा जनरल कन्वेंशन। तो जनाब अगर आप इस वक्त यहाँ पे देखें सिचुएशन को, सही है, मैंने मास को नीचे की तरफ पुल किया, ठीक है, मैंने मास को नीचे की तरफ पुल किया, तो इस वक्त इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो गई होगी क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन से नीचे, डिस्प्लेसमेंट इसकी नेगेटिव हो चुकी है। और जो इसकी एक्सेलरेशन है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन इस वक्त इसकी पॉजिटिव है। वी हैव अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्टिंग अपवर्ड्स, क्योंकि मैं जैसे इस मास को रिलीज करूंगा वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, सही, इट विल ट्राई टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे आप इसको रिलीज करेंगे this mass will try to move in the upward direction. So the displacement at this point is negative, but the acceleration is positive. अब आपको ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा और क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे थर्ड पोजीशन ड्रॉ करता हूं कि भाई अब जो मेरा मास है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर रहा है, मीन क्रॉस कर दिया उसने, and now it's moving in the upward direction. सही, ये मैंने स्प्रिंग को ऐसी पोजीशन पे दिखा दिया।
तो भाई जब मेरा मास ऊपर की तरफ जा रहा है मेन पोजीशन से, अब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा, और स्प्रिंग की कंप्रेशन क्या क्रिएट कर रही होगी? स्प्रिंग की कंप्रेशन की वजह से कंप्रेसिव फोर्स आना शुरू हो जाएगी नीचे। पहले तो टेंसाइल फोर्स थी, अब कंप्रेसिव फोर्स है नीचे की तरफ। अब गौर करें आप, इस वक्त रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? इस वक्त रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, because weight is also acting downward and so is the compressive force. Both of these things are acting vertically downwards. So the resultant force is now downwards and hence the acceleration is also downwards. आपके पास acceleration भी downwards होगा। तो यहाँ पे the direction of acceleration has changed. It's negative. But wait a minute. Displacement देखो. You are above the mean position. You are in the positive region of displacement. As a result, your displacement got positive, but your acceleration got negative. तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, लेकिन जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, और आपका मास इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है। अपने एक्सट्रीम पे जाके वो एक लम्हे के लिए रुकेगा, एक्सट्रीम पे पहुंच के वो यकीनन एक लम्हे के लिए रुकेगा। इट विल कम एट रेस्ट फॉर अ मोमेंट। तो हम इसको एट रेस्ट कर देते हैं जरा भाई, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन दिखा के समझ लीजिए ये इस पोजीशन पे आके एक लम्हे के लिए ठहर गया। C is indicating a compressive force. T is for tension, C is for compression. नहीं, टेंशन जीरो नहीं होगी, इस वक्त कंप्रेशन मैक्सिमम हुई भी होगी। इस वक्त टेंशन जीरो नहीं है, इस वक्त कंप्रेशन मैक्सिमम हुई भी है। इसको मैं अभी चेंज कर रहा था, मुझसे सवाल पूछा था किसी ने, इस वजह से मैं उसके जवाब देने में उसमें लग गया था। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास जो फोर्स है वो कंप्रेसिव फोर्स है, एंड यू हैव द मैक्सिमम कंप्रेशन, क्योंकि स्प्रिंग सबसे ज्यादा कंप्रेस इस वक्त हुआ है। वेट अपनी जगह उतना का उतना ही, वेट में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मामला एट रेस्ट का हुआ है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके एक लम्हे के लिए सिस्टम रुका है। बिल्कुल नहीं, अभी नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा मेरे बच्चे, हर पोजीशन में भी वो ऊपर ही मूव कर रहा है। इस पर जो मूवमेंट है वो अपवर्ड ही है, क्योंकि देखो ना मैंने जो नीचे लाइंस बनाई हैं ब्लू वाली, वो इसी बात को शो करने के लिए बनाई है कि ऑब्जेक्ट मूव कहाँ कर रहा है। सही, अभी तक मूवमेंट अपवर्ड है, इधर भी मूवमेंट अपवर्ड थी, इधर भी मूवमेंट अपवर्ड थी, अब ये आके रुका है बस। यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाना शुरू करेगा, यहाँ पे अब इस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। ये ऐसी बात है ना, स्प्रिंग आपने मास को खींचा, खींच के रिलीज कर दिया, जब आप उसको खींच के रिलीज करेंगे अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुका है। और जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहा होगा तो लाज़मी बात है वो ऊपर जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, एक लम्हे के बाद स्प्रिंग आके रुक जाएगा। हाँ, थर्ड डायग्राम के अंदर भी देखो, थर्ड डायग्राम में थोड़ा इसमें वो कर देता हूँ। अगर आप नंबरिंग करें, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ डायग्राम में मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम कंप्रेशन है, और जो सेकंड डायग्राम है इस पर आपके पास मैक्सिमम टेंशन है। यहाँ पे यू हैव मैक्स टेंशन, क्योंकि सबसे ज्यादा स्प्रिंग खींचा हुआ है इस वक्त, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, सबसे ज्यादा स्प्रिंग खींचा हुआ है आपने, इसलिए इस वक्त टेंशन मैक्सिमम हुई है। और फोर्थ में कंप्रेशन मैक्सिमम हुई है, क्योंकि स्प्रिंग सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब 5 की सिचुएशन देखते हैं।
देखिए 5 पे क्या होगा, अब आपका सिस्टम वापस नीचे आना शुरू होगा। रेस्ट पे आ चुका था ना, अब आपका सिस्टम वापस नीचे आना शुरू हो रहा है। सही, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कंप्रेशन स्टिल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेकिन अब क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स हो रहा है तो कंप्रेशन रिड्यूस होना शुरू हो रही हो, क्योंकि स्प्रिंग जितना कंप्रेस हुआ होता है कंप्रेसिव फोर्स उतनी ज्यादा होती है। जितना स्प्रिंग रिलैक्स होगा, मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू होगा, उसके अंदर कंप्रेशन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। सही, वो अपने रिलैक्स पोजीशन के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन खत्म हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट जो है वो अपनी शुरू कर रहा है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखा जाए और फोर्थ में भी देखा जाए, फोर्थ में भी देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ थी। आपकी स्प्रिंग की फोर्स कोशिश कर रही थी मास को नीचे भेजने के लिए, और आपका जो ऑब्जेक्ट था वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे था। तो यही वाली सिचुएशन यहाँ पे भी रिपीट हुई थी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था लेकिन एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव थी। यही वाली सिचुएशन आपको फोर्थ के अंदर भी मिल रही है, जो आपको थर्ड में मिली वही फोर्थ में मिली। फिफ्थ में क्या हो रहा है, मास नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, सेम सिचुएशन। सही, वही सिचुएशन जो पहले थी वही सिचुएशन अभी भी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही आपका मास मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, जैसे ही आपका मास मीन पोजीशन को इस वक्त क्रॉस करेगा, अभी तो ये नीचे आ रहा है, इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, लेकिन ये जैसे ही मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा दोबारा आपके पास वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दोबारा आपके पास वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो पीछे थी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये होगी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा हो। लेट मी ड्रॉ दैट एज वेल, लेट मी ड्रॉ दैट। The spring in this case is moving down now. अब स्प्रिंग नीचे जाना शुरू हो चुका है, दोबारा टेंशन फोर्स आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट जनाब नेगेटिव हो गई है आपकी, क्योंकि आप मीन पोजीशन से नीचे मौजूद हैं अभी। लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि वही सिचुएशन है अब आपके पास के टेंशन ज्यादा हो चुकी है। सही है, आपके पास टेंशन फोर्स जो है ज्यादा हो चुकी है, इसलिए एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस पोजीशन। तो एक बात जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टेटमेंट दी थी, अब मैं यहाँ पे उस स्टेटमेंट के साथ इसे रिलेट करता हूँ। अगर आप इन पोजीशंस को गौर करो तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाती है। मतलब अगर एक चीज पॉजिटिव है तो अगली चीज लाजमन नेगेटिव है, किसी भी पोजीशन में देख लो, एनालाइज करके देख लो उसको। अगर स्प्रिंग मीन पोजीशन से नीचे है तो एक्सेलरेशन ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव। अगर स्प्रिंग मीन पोजीशन से ऊपर चला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन अब एक्सेलरेशन नीचे लगना शुरू हो जाती है। मास सिस्टम जो है वो डिसेलरेशन शुरू कर देता है, अपनी स्पीड को रिड्यूस करना शुरू कर देता है वो। तो हर जगह पे हमें यही मूवमेंट नजर आ रही है। एग्जैक्ट मीन पोजीशन पे दोनों चीजें जीरो हैं। एग्जैक्ट मीन पोजीशन के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, लिहाजा एक्सेलरेशन भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। जो वन है उस वन के लिहाज से अगर मैं बात करूं एट एग्जैक्ट मीन पोजीशन, हमारी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, उसको मैं एफ नेट लिख देता हूं। हमारी एक्सेलरेशन जीरो है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है एट द एग्जैक्ट मीन पोजीशन, सब जीरो। तो मीन पोजीशन के ऊपर हमें ये चीज नजर आ रही है।
देखो रजी, थर्ड और सिक्स्थ में सिचुएशन ये है, थर्ड वाली पोजीशन में स्प्रिंग ऊपर की तरफ जा रहा है या मास जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने पहली पोजीशन में मैंने स्प्रिंग के साथ मास हैंग करके छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है भाई ये पोजीशन। सेकंड में मैंने क्या किया, मैंने नीचे खींच के छोड़ दिया, उसको रिलीज कर दिया, स्प्रिंग पुल किया और रिलीज कर दिया। जैसे ही मैंने रिलीज किया सिस्टम ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया होगा। अब सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, सही है, तो टू वाली पोजीशन ये बताई जा रही है कि भाई जब आपने उसको रिलीज किया है उस वक्त उसकी क्या हालत, तो लाजिम है तो जिस वक्त आपने रिलीज किया होगा उसके बाद मैक्सिमम टेंशन होगी, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट उसका नेगेटिव है। अब सिस्टम मीन पोजीशन क्रॉस करेगा और अब ऊपर की तरफ, अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि उसका मोमेंटम जो था वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाता रहेगा। और इस नतीजे में क्या होगा, स्प्रिंग जो था वो कंप्रेशन करना शुरू कर देगा। द स्प्रिंग वुड नाउ स्टार्ट टू कंप्रेस। पहले जो खिंचा हुआ था, एक्सटेंड हुआ था, अब उसमें कंप्रेशन होना शुरू हो गया। सिस्टम ऊपर ही जा रहा है लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि जैसे ही आपने मीन पोजीशन क्रॉस की, आपके एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साइन पलट गए। जब आप मीन पोजीशन के नीचे थे तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में थी और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, लेकिन जैसे ही आप मीन पोजीशन क्रॉस करके ऊपर गए, डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव हो गई और एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव हो। नतीजा क्या हुआ आपके पास, ये सिचुएशन में साइन का फर्क आ गया, सिस्टम ऊपर ही मूव कर रहा है। अभी फोर्थ में मैंने दिखाया कि भाई आप सिस्टम जाके एक लम्हे के लिए ठहर गए, मोमेंटरीली रेस्ट वाली पोजीशन। 3 के अंदर T0 नहीं होगा, टेंशन तो खत्म हो गई ना मेरे बच्चे, अब तो कंप्रेशन वाली बात है। हमारे पास स्प्रिंग में टेंशन कंप्रेशन चेंज हो रही होगी, उस वक्त टेंशन थोड़ी होगी, उस वक्त आप कंप्रेशन बोलोगे। टेंशन अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब गलत बोल रहे हो उसका। बिल्कुल, अगर आप अपवर्ड पोजीशन पे होगे तो कंप्रेशन, नीचे होगे तो टेंशन। तो एक्सेलरेशन नीचे इसलिए एक्ट कर रही है केस नंबर 3 के अंदर, क्योंकि आप देखो कंप्रेसिव फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है, वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों चीजें आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रही है मेरे बच्चे, इट्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ना। सो इफ एक्सेलरेशन, इफ योर रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो लाजमी बात है एक्सेलरेशन विल आल्सो एक्ट डाउनवर्ड्स। बिल्कुल, जिस तरह रिजल्टेंट फोर्स होगी उसी तरह एक्सेलरेशन होगी। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, यही तो बोलता है। ठीक है जनाब, 6 के अंदर क्या सिचुएशन थी भाई, 6 के अंदर वो नीचे की तरफ आ रहा है, अब उसमें मीन पोजीशन उसने क्रॉस कर दी, बट स्टिल इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, राइट, अपने मोमेंटम की वजह से इट्स स्टिल मूविंग डाउनवर्ड्स। जैसे उसने मीन पोजीशन क्रॉस की, नीचे की तरफ आया, एक्सेलरेशन ऊपर लगना शुरू हो, एक्सेलरेशन ऊपर लगना शुरू हो गया आपके पास, साफ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा साइंस में ऑपोजिट रहेंगे ऑसिलेटरी मोशंस के अंदर। सिस्टम जहां जाने की कोशिश करेगा, सही है, एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट हो, जैसे वो मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा हो। अब यहाँ पे जो मैंने ये एक्सप्लेनेशंस दी हैं ना, उसमें कुछ बातें जो है, की पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जब आप उसको रीड करें तो आपके जहन में आ सके। सबसे पहला की पॉइंट, इन ऑल सिचुएशंस acceleration and displacement have opposite signs। हर सिचुएशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का साइन ऑपोजिट है। दूसरी चीज, acceleration always acts towards mean position। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रही है। acceleration always acts towards the mean position, hence resultant force always acts towards mean position।
रिजल्टेंट फोर्स भी हमेशा आपके पास मीन पोजीशन की तरफ ही लग रही है। ये दोनों चीजें आपके पास हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स में हमेशा देखो रिजल्टेंट हमेशा मीन की तरफ था। जब मास नीचे था तो वो टेंशन की फॉर्म में ऊपर की तरफ लग रहा था मीन की डायरेक्शन में। जब मास ऊपर चला गया तो कंप्रेशन की फॉर्म में नीचे लगना शुरू हो गया। तो सिचुएशन क्या हो रही है कि हमेशा आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है, इट्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इसी वजह से एक्सेलरेशन भी हमेशा मीन पोजीशन पे ही लग रही है। और ये ऑसिलेशन, ये रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम को मीन पे लाके रोकने की कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप ये कह सकते हो कि भाई these forces always try to bring the system back to equilibrium position. It will try to bring the system back to the equilibrium position. या आपके पास यहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी। अब इसमें मैंने ये बात तो आप लोगों को अब तक समझाई है कि किस तरह एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के साइंस ऑपोजिट, लेकिन इसमें एक बात थी जो कही गई थी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात मैंने अभी तक आपके साथ जिक्र में नहीं लेकर आया। How are they directly proportional to one another? Because direct proportionality means if one increases, the other will also increase. Proportionality का तो ये मतलब होता है ना कि अगर एक चीज बढ़ेगी अगली चीज भी इंक्रीज होगी। तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी देख लेते हैं। If you look at the system again, you realize कि आपका मास मीन पोजीशन से जितना दूर होगा उसकी रिजल्टेंट फोर्स उतनी ज्यादा होगी। आपका मास मीन पोजीशन से जितना दूर होगा उसकी रिजल्टेंट फोर्स उतनी ज्यादा होगी। सही, ये चीज आपको यह नजर आएगी, क्योंकि आप जितना मीन की तरफ आते चले जाएंगे रिजल्टेंट में रिडक्शन आती जा रही है। जब आप बिल्कुल मीन पोजीशन पे थे तो रिजल्टेंट 0 था। जब आप मीन पोजीशन से दूर जाना शुरू हो रहे हैं तो टेंशन या कंप्रेशन बढ़ती चली जाए, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन बढ़ती चली जाए। तो व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, your resultant force will increase because either the compression force or the tension force will start to increase. दोनों में से कोई एक चीज बढ़ना शुरू हो जाए। And when this is going to happen, your acceleration will increase क्योंकि resultant force बढ़ गई। F net equals ma वाली बात है। तो मैं यहाँ पे ये बात भी लिख देता हूँ कि भाई as we move away from main position, the farther we move away, का मतलब ये है more displacement. The greater is the tension or compression force this increases the acceleration of the mass as F net is directly proportional to acceleration. See, हम ये बात जानते हैं कि F net जो है वो acceleration से directly proportional है, इसलिए आप जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ती चली जाएगी। सही, इसके नतीजे के अंदर रिजल्टेंट फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगी।
ये बात भी मैं लिख देता हूँ कि we'll have more resultant force. बात समझ में आई? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी मुझसे पूछ लो. सही है. Throw your questions at me. This is something new. I have an idea. It's a bit difficult to comprehend. तो कोई भी सवाल हो, कहीं पे भी हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, कोई बात ना समझ में आई हो, आई एम विलिंग टू आंसर. If you want to look at the diagram, I can just like zoom it out. Not that much actually. Yeah. ये डायग्राम्स है आपके पास. और ये स्टेटमेंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं. ठीक है, दो सवाल हैं. When the spring is compressed at its most, is tension also at its most? देखो अहमद, either it would be compression or it would be tension. दोनों ही फोर्सेस एक वक्त में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. खुद सोचो ना, या तो स्प्रिंग खिंचा हुआ होगा. टेंशन क्यों आती है? टेंशन फोर्स खींचने की वजह से आती है ना. तो या तो स्प्रिंग खिंचा हुआ होगा या फिर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा. दोनों में से कोई एक बात हो सकती है. दोनों तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते कि भाई स्प्रिंग खिंचा हुआ भी है, स्प्रिंग कंप्रेस भी हुआ है. ठीक है ना. तो जब अपने वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, भले वो अगर वो स्ट्रेस्ड पोजीशन में है एक्सट्रीम, तो टेंशन होगी. अब अगर वो कंप्रेस्ड पोजीशन में एक्सट्रीम, तो कंप्रेशन होगी मैक्सिमम. Shuman, I'm going over there. I'm going over there. What does angular velocity have to do with this? उस चीज का मैं लिंक बनाऊंगा. अभी उससे पहले की मुझे बात है. इससे पहले कोई सवाल नहीं है, यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं है. ऑल क्लियर. सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी, acceleration directly proportional to negative of displacement and hence minus omega square x. ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो we have acceleration on the y axis, and we have displacements on the x axis. So this graph basically tells us the larger the acceleration, the larger is going to be the displacement. Yeah, or should I say vice versa, the larger the displacement, the larger is going to be acceleration. मैं एक ग्राफ ये बना देता हूँ. I can make this graph over here as well. Sorry. See, I've made these two graphs over here. See, have I made them right or wrong? Are these graphs drawn right? Ignore करता अभी इस वाले green वाले को. चलो ये मुझे बताओ. Is the purple graph drawn right according to equation? Yes, there's something of an issue.
सही है ग्राफ, इसमें ग्राफ में कोई गड़बड़ नहीं है. What about this negative sign over here? Exactly. This is supposed to be inverse. The graph is supposed to be like this. Inverse बनाना पड़ेगा. सही. I have to draw a graph in this manner. सही, क्योंकि मुझे पता है जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है उस वक्त. जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है. I've made these two graphs over here. There was a purpose I made two graphs. So yeah, I had to explain something to you guys. इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देगा आपको? इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको ओमेगा देगा. क्योंकि if you have a square equals a equals minus omega square x naught, and you compare to y equals mx plus c, so definitely you have acceleration on the y-axis, you have displacement on the x-axis, so the gradient of the graph is equals to minus omega square. आपके ग्राफ का ग्रेडियंट माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है. तो मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो जज कर सकता हूँ यहाँ पे, और इससे मुझे उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी. See? Again, I haven't explained you कि how is angular velocity related at the moment. All am I telling you कि what can you actually extract out of your graph? So if you are working over it, अपने ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालो. ये मैंने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है. So the gradient of this graph is equal to minus omega square. और जो ग्राफ का ग्रेडियंट कम ज्यादा किया है मैंने वो इसीलिए किया है ताकि मैं बता सकूं कि किसी एक की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी और किसी की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कम. सही. दिस वन the green one has a lower value of omega, and this purple one has a larger value of omega, the angular velocity. It's the first experience में. ओमेगा इससे पहले आ चुका है. ओमेगा को जो बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से पढ़ चुके हैं उनको अंदाजा है व्हाट इज ओमेगा, लेकिन उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट जब मैं करवाऊंगा तो मैं आपको उस वक्त उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो उससे परेशान. ये इक्वेशन दी है, पहला चैप्टर पहली क्लास है उसकी, तो इससे पहले इस चैप्टर को मैंने कुछ नहीं पढ़ाया. और अगर आपने इससे पहले की कुछ क्लासेस मिस भी की हैं तो इस चैप्टर के अंदर आपको इतना कोई मसला नहीं होगा. ठीक है जनाब, यहाँ तक कोई मसला, कोई क्वेरी, कोई इशू? एक काम करते हैं, आज इसको भी यहीं पर रखता हूँ मैं. सही. इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर इसको और मजीद डिटेल के अंदर लेके जाएंगे. तो अगर कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो मुझसे अभी पूछ लेना, इससे रिलेटेड व्हाट्सएप पे पूछ लेना. मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसके बाद फिर आप बता देना. हाँ रजी, मैं अपलोड कर देता हूँ. बहुत माजरत मेरे जहन से निकल गया था, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ. ओके, चलो, थैंक यू सो वेरी मच. सी यू गाइस टुमारो. Should I say talk to you guys tomorrow?